अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार में अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चुनाव 2024 का जो रिज़ल्ट आया है लोकसभा का, उसका विश्लेषण सीरीज़ चल रही है। विश्लेषण सीरीज़ में अलग अलग वक्ता, प्रवक्ता और पत्रकारों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के रिज़ल्ट जिस तरीके से आए हैं तो अलग अलग नज़रियात जो है आपके सामने ला कर रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी राय बना सके और समझ सके कि क्या होने वाला है, करंट पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या चल रही है और क्या बन सकता है सिनेरियो आने वाले वक्त में देश का भी और देश से जुड़े हुए राज्य के चुनाव का भी। तो आज इसी के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है जावेद हबीब साहब को। जावेद हबीब साहब काफ़ी सालों से शरद पवार साहब के साथ जुड़े हुए हैं और शरद पवार एनसीपी गुट के महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भी है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक के अध्यक्ष होने के नाते कुछ सवाल हम उनसे मुस्लिम समाज के प्रति भी पॉलिटिकली जानने की कोशिश करेंगे और जो सिनेरियो है एनसीपी को लेकर के उस पर भी बात करेंगे। तो जावेद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जावेद भाई, क्या एनसीपी का पूरा रोल रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में आपके नज़रिए से? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजनीति के अंदर में सबसे बड़ा छत्रप अगर किसी को कहा जाता है तो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब हैं। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने, आपने देखा है कि पिछली बार कोविड से पहले जो सरकार बनी थी 2019 की सरकार के अंदर में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का भूतो न भविष्य वाला फार्मूला जो उन्होंने अमल में लाया, जिसको महाराष्ट्र की जनता ने बहुत खुशफहमी के साथ तस्लीम किया जी, और वो एक सरकार बहुत अच्छे ढंग से चली। बहुत अच्छे ढंग से चलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का पेट दुखा। उन्होंने क्या क्या खरीदो फरोख्त किए ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। सही बात है। उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज जो एक महाविकास आघाड़ी का फार्मूला महाराष्ट्र प्रदेश लोकसभा चुनाव के अंदर में जो डिक्लेयर किया, और उसका परिणाम भी मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक बहुत अच्छा आया है। लेकिन इस परिणाम में ज़्यादातर श्रेय कांग्रेस से राहुल गांधी और शिवसेना से उद्धव ठाकरे को दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, अभी परफॉर्मेंस के आधार पे और नंबर ऑफ सीट्स के आधार पे। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जो एक फार्मूला तय हुआ था, जो जितनी सीटों पर थे, तो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब पिछली लोकसभा के अंदर में उनकी शिवसेना की 18 सीटें थी। हमारी राष्ट्रवादी की 4 सीटें थी जी, कांग्रेस की 1 सीट थी जी। तो आज इस समीकरण में हमारा मकसद ये था कि इस भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सरजमीन से उखाड़ फेंकना जी, और उखाड़ फेंकने के अंदर में हमने कई कुर्बानियां भी दी हैं जी, कई चीज़ों को गेन भी किया है जी। आप जब देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था, हमने वहाँ पर अपने आप को बैकफुट पर लाकर कांग्रेस की नुमाइंदगी को आगे किया जी। कहीं ऐसा था कि कांग्रेस की नुमाइंदगी बहुत आगे थी, वहाँ पे उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया। हम ऐसा था कि बाय हुक एंड बाय क्रुक हमको किसी भी हाल में उस लोकसभा सीट में जीत दर्ज करानी थी, और इसके लिए ये तीनों पार्टियों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया और आज उसका परिणाम आपके सामने। तो जावेद भाई, अब तो चलिए चुनाव हो गए हैं, रिज़ल्ट आए हैं और रिज़ल्ट को लेकर के महाराष्ट्र में एक अच्छा नंबर तो अखाड़ी का देखने में आया है, एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने में आया है। अब इस परफॉर्मेंस को कितना कैरी कर पाएगा आपका अलायंस? नहीं, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ आज भी हमारा अलायंस जो है वो साथ में खड़ा हुआ है जी। अभी इंडिया आघाड़ी की बैठक के अंदर में आपने उसका परिणाम देखा कि सब लोग पूरे खुशफहमी के साथ में, इंडिया गठबंधन बहुत सूझबूझ के साथ अपने फैसले ले रही है। आज एक जो सरफिरा आदमी पिछले 10 सालों से इस देश के ऊपर में हुक्मरान कर रहा हुकूमत में था, आज जनता ने उसको नकार दिया है, पूरी तरीके से नकार दिया है। लेकिन आज भी अभी थोड़ा सा बदलाव रिजल्ट आने के बाद हमें प्रधानमंत्री जी में देखने को मिल रहा है, जो कल तक सिर्फ मोदी बोल रहे थे, आज वो हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, एनडीए बोल रहे हैं। मतलब उनकी डिक्शनरी चेंज हो गई है। ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चेहरे के भाव तो खैर प्रधानमंत्री के इस वक्त बुझे से नज़र आते हैं। अब क्या करे सरकार, जनता ने उनको ऐसी असमंजस की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि जो अहंकार था वो अहंकार उनका चूरा कर दिया है। लेकिन इस अहंकार को चूरा करने में एनसीपी का कितना रोल रहा?
बहुत बड़ा रोल रहा है। कैसे? क्योंकि आज आदरणीय पवार साहब ने ये जो कल्पना नहीं कर सकते थे लोग, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मिलन, साथ में समाजवादी का मिलन, आम आदमी पार्टी का मिलन, सीपीआई है, सीपीएम है और भी बहुत सारी हमारी सपोर्टिंग पार्टियां हैं, सब पार्टियों को एक माला में पुरो के रखना, और वो माला को आज चुनाव के माध्यम से जनता ने, हमारे विकास आघाड़ी के गले में जनता ने उसको डाली है, और वो जनता के विश्वास पर हम लोग पूरी तरीके से खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जावेद भाई, ऐसा माना जाता है और ऐसा रहा भी है कि एनसीपी के साथ में मुस्लिम मतदाता शुरू से जुड़ा हुआ है और एक बड़े पैमाने पे जुड़ा हुआ है, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर भी कहीं ना कहीं ये नाराज़गी मुस्लिम समाज में कांग्रेस और एनसीपी की तरफ, दोनों तरफ जगह से रही है। तो इसकी क्या वजह मानी जाए? देखिए, ऐसा है कि मैं अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब और जयंत पाटिल साहब ने मुझे महाराष्ट्र प्रदेश में करने का मौका दिया। मैं समाज के बीच में जाता हूँ, समाज की रग रग से वाकिफ़ हूँ जी। ये बातें चुनाव के दरमियान बहुत हद तक उठी जी कि भाई 48 सीटों में मुस्लिम समाज को एक भी नुमाइंदगी नहीं दी। अफसोस की बात है जी। लेकिन अगर से हम हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें जी, तो इससे पहले हमारा कोई नुमाइंदा चुन के नहीं आने के बावजूद जी, हमारी बहन फौजिया खान को राज्यसभा के माध्यम से भेजने का काम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने की है जी। इस वक्त जो हालात को नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने जो बदल दिया था जी, इस देश के माहौल को जी, तो ऐसे माहौल के अंदर में अगर हम अपनी बात करते कि मुस्लिम नुमाइंदगी के साथ, जहाँ पर हिंदुत्व की बात हो रही है वहाँ मुस्लिम की बात कर, तो ये माना जाए कि मतलब नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर के एनसीपी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। मेरा मानना ये है कि मैं जब पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो आप तो ये कह रहे थे ना अभी के, मतलब जैसा एक माहौल आदरणीय मोदी जी और आरएसएस ने मिलकर ये क्रिएट किया था हिंदू मुस्लिम का, कि अगर से मान लो यहाँ पे अगर हम राष्ट्रवादी में होने के बाद में अगर मुसलमानों की बात करते हैं या मुसलमानियत की बात करते हैं, तो उनमें और हम में फिर फर्क क्या होता? आज हमने उस बिना पर बात नहीं की। धार्मिक आधार पर राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं हमारे हक की, और हमारा हक, हमारी नुमाइंदगी जो है वो नहीं मिलने से फिर हमारे जो लोग हैं उनको सवाल उठाने का मौका मिल रहा है ना। नहीं, बिल्कुल वो सवाल उठे भी है और उसको वो सवालों के जवाबात हमने दिए हैं जी। हमारा मानना ये है तो क्या जवाब है, वाजिब माकूल जवाब क्या है इसमें? आज इसका माकूल जवाब ये है कि अगर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में नुमाइंदगी करता हूँ जी, तो मैं जब महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट और हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर में मैं गुजरा, मैं वहाँ पे देखा, मुझे पूरे महाराष्ट्र की लोकसभा में राष्ट्रवादी का ऐसा कोई भी नुमाइंदा नजर नहीं आया जी, कि जिसको मैं लोकसभा की नुमाइंदगी के लायक तस्लीम कर सकूं। अच्छा, जिसके लिए मैं आदरणीय पवार साहब से और अपनी पार्टी से लड़ सकूं जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे पास में 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर में मैं 88 नुमाइंदे बोल सकता हूं। अच्छा, मुसलमान एक 88 नुमाइंदे, यानी 100 नुमाइंदों की अपन नुमाइंदगी की बात कर सकते हैं जी। हमारे मुस्लिम नुमाइंदों ने भी कहीं तो भी लोकसभा लेवल पर अपने आप को बिल्ड करने का, स्टैंड करने का, वो प्लेटफॉर्म बनाने का काम नहीं किया जी। लेकिन हमें आदरणीय पवार साहब पर पूरा विश्वास है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मार्फत जी हम आने वाले समय के अंदर में एक अच्छी संख्या में। लेकिन जावेद भाई, ऐसा है ना कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारे किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने, बीइंग ए मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने उसना अपना लेवल नहीं बनाया, और अभी तो ऐसा है कि नवनीत राणा जैसी जो एकदम नई नवेली महिला चुनाव में उतरती है, निर्दलीय उतरती है, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के उतरती है और सांसद भी चुन के आ जाती है, वो भी उस परेड में जब मोदी की सबसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी लहर चल रही थी, उस परेड में चुन के आ जाती है। तो फिर आपके पास तो शरद पवार जी के जैसा तजुर्बेकार चाणक्य मौजूद है, आपके पास तो फिर है तो एक बड़ी टीम मौजूद है, ज़मीन पे कार्यकर्ता मौजूद है, सब कुछ है। तो आपका आंसर माकूल नहीं लगा ना, वो आपने जो जवाब दिया वो माकूल नहीं लगा। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो अगर आपने नवनीत राणा का एग्जाम्पल दिया है जी, तो नवनीत राणा अपक्ष कैंडिडेट नहीं थी
जी। अभी आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले ही आदरणीय पवार साहब जब अमरावती आए थे तब खुद नवनीत राणा का स्टेटमेंट था कि मेरे माई बाप आदरणीय पवार साहब हैं जिनकी बदौलत मैं खासदार हूँ जी। उस वक्त वो ठीक है कि किसी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन था, राष्ट्रवादी का भी समर्थन था। ये दोनों पार्टी के समर्थन से तो फिर ऐसा माना जाए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसे समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम है तो उसे समर्थन देकर के खासदार नहीं बनाया जा सकता। समर्थन देकर खासदार बनाने की बात नहीं है। सवाल ऐसा था कि किसी भी वक्त में हमने जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिली जी, उन 10 सीटों के अंदर में हमने आकलन किया तो वहाँ पे मुस्लिम नुमाइंदगी हमको बैठती हुई नज़र नहीं आई। अच्छा, जो आपके हिस्से में सीटें आई है उसके अंदर में आपको कहीं नज़र नहीं आया, कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आया जिसे प्रमोट किया जा सकता, जिसे प्रमोट किया जा सके, जिसके लिए लड़ा जा सके, जिसके लिए बात की जा सके, ऐसा कोई नुमाइंदा जो चुन के आ सकता है, ऐसा कोई नुमाइंदा आपको नज़र नहीं आया। तो क्या लगता है, अभी मोदी 3.0 शुरू होने जा रहा है, तो मोदी 3.0 में शरद पवार जी जैसा चाणक्य जो देश की राजनीति का सबसे ज़्यादा दूरंदेशी नेता है, वो दूरंदेशी नेता की क्या मुँह होंगी आगे चल के कि ये सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, सरकार को गिरा देंगे या सरकार चलने देंगे? नहीं, देखिए अभी जनता ने तो मैंडेट उनको दिया नहीं है जी। आज बैसाखियों के भरोसे पे वो बैठेंगे जी, और बैसाखी इंडिया अलायंस भी बैठेंगे तो बैसाखी रहेंगी ना। नहीं, तो इंडिया अलायंस पैर तो खुद के रहेंगे नहीं, बिल्कुल, चाहे वो आंध्रा से पैर बैसाखी ले ले, चाहे बिहार से ले ले। नहीं, लेकिन देखिए वो बैसाखी समवैचारिक लोगों की बैसाखी है, उसको आप बैसाखी नहीं बोलोगे। अच्छा। वो एक ही परिवार का समझ लो, जो सेकुलर परिवार है, सेकुलर और नॉन सेकुलर परिवार है। आज नीतीश बाबू की सियासत से तो आप सेकुलर नॉन सेकुलर खत्म हो चुका है ना। नीतीश बाबू की सियासत तो सिर्फ अपने आप की सियासत है कि ना, अब तो सेकुलर नॉन सेकुलर की सियासत ही खत्म हो गई। बाबू आज भी एनडीए में जाकर अपने सेकुलरिज्म की आवाजें उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पर पूरी तरीके से बहुत कुछ अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते। नीतीश बाबू तो अभी जब बिहार में वापस से एनडीए में गए, तो एनडीए में जाने के बाद जो उन भतीजे ने जो नौकरियां बांटा, वो सारी नौकरियों पर रोक लग गई। नहीं, वो एक लोकल षड्यंत्र है, बढ़ना नहीं चालू हुई ना। वो लोकल षड्यंत्र है कि उनको क्रेडिट गेन नहीं होना चाहिए करके लिए उन्होंने इस टाइप का मूवमेंट किया। नीतीश बाबू अभी वो तो मशहूर हो गए थे पलटू राम के नाम से। तो नीतीश बाबू का ऐसा है कि वो अपने सेल्फ बेस पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनका भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल बेस जो है वो सेकुलरिज्म पर आधारित है जी। वो बहुत हद तक बीजेपी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत सालों से डाइजेस्ट कर रहे हैं ना। नहीं, वो समय समय पे जाते हैं, बीजेपी की थाली में खाते, फिर आते, फिर जाते, फिर खाते, फिर आते, खाना आना जाना तो उनका लगा हुआ है और वो उसके अंदर में माहिर है। और आंध्रा का तो खैर ऐसा है कि गले में आग का तोक डाला वो वाली बात है, तो वो तो उनसे तो आप कोई यही नहीं की जा सकती कि भाई जहाँ वो एक तरफ मुस्लिम वोटों से चुन के आते हैं और मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 4% बढ़ाने की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, और जाके वो एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लामिक ताकतों के साथ ही सरकार में बैठ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आदरणीय चंद्रबाबू नायडू सेकुलरिज्म पर नरेंद्र मोदी को झुकाने के बाद ही दम लेंगे, और ये जो गठबंधन है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं। नरेंद्र मोदी 22 साल में है तो सेकुलरिज्म के नहीं हुए। नहीं, नरेंद्र मोदी कैसा है? नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीत कर आने के बाद में 140 करोड़ जनता की बात करने लगे। तो नरेंद्र मोदी कब वो भी सेकुलर हो जाते हैं? वही नरेंद्र मोदी तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, मुसलमानों को जलील करते, भारतीय मुसलमानों को बेइज्जत करते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए आप कितने भाई बहन हैं जी। नहीं, वो तो आपको पता चल जाएगा ज़्यादा बच्चे किसके। बीजेपी की तो थ्योरी ऐसी है कि वो उनके गुनाह कितने भी क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरों के गुनाह गिनाते हैं। ये उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल है, और आज वो पॉलिटिक्स की स्टाइल एक बार दो बार चल गई, तीसरी बार जनता को समझ में आ गई। आज भी ये जो मैंडेट है उनका कहीं तो भी मुझे लगता है कि जो 240, हमें पूरी उम्मीद थी कि 200 के अंदर जाएंगे। आज अगर से 15, 20 और 30 सीटें और 40 सीटें जो उनकी बड़ी है, वो भी कहीं ना कोई षड्यंत्र का पात्र है। कोई ना कोई षड्यंत्र का पात्र है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ईवीएम में या इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ किया है?
देखिए ईवीएम के ऊपर में तो सबको, ईवीएम मेरी नज़रों में भूत है। भूत को आपने देखा क्या? नहीं। मैंने देखा क्या? नहीं। लेकिन डरते आप भी हो, डरता मैं भी हूँ। बिल्कुल सही। तो आज ईवीएम की भूमिका वो है। हाँ, लेकिन एक मालिक का कर्म ये रहा कि इस बार ईवीएम का अवेयरनेस बहुत बड़े पैमाने पर आया। आज से पहले आपने काउंटिंग के अंदर में ये जो नॉर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कभी आपने न देखे न सुने होंगे। आज फॉर्म 17C, जिसको मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से लेकर अब पहली बार सुनने किसी पॉलिटिकल पर्सन को नहीं पता था, ये एक आम आदमी को समझ में आया। और ये उस पर जाकर जब अलर्ट जोन में गए, तब कहीं जाके वो चुनाव आयोग की वो बाकी की सरगर्मियां ज़्यादा हद तक नहीं चल पाई। ऐसे मुझे उम्मीद है कुछ हद तक वो चली है, जिसकी वजह से उनके 30-40 सीटों का इजाफा हुआ है। नागपुर की सीट पे आपका क्या आकलन है? नागपुर की सीट में आप भी नागपुर के, हम भी नागपुर के, ज़मीन के ऊपर में आपने खुद नज़दीक से देखा है जी। आज मेरा ये दावा है कि आदरणीय नितिन गडकरी साहब भी जो चुनकर आए, मुझे लगता है कि वो साधारण उनकी जीत नहीं है जी। विदाउट चीटिंग उनकी जीत मैं नहीं मान सकता। यानी आप कह रहे हैं कि नितिन गडकरी साहब की जीत भी जो है वो चीटिंग से जीत हुई है? 100%, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, वो आपका मानना है? क्योंकि मैं तो पार्टी के प्रवक्ता होने की हैसियत से ऐसा मानना है आपका? नहीं, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी के विभाग का प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका मानना है? मेरा मानना ये है कि मैंने जब जमीन के ऊपर में यहाँ पर देखा, ये तो कहा जा रहा था कि विकास ठाकरे 1 लाख और 1.5 लाख वोटों से चुन के आएंगे, ऐसा तो लोग कह रहे थे। 100%। मेरा मानना ये है चुनाव के अंदर में सोशल इंजीनियरिंग होती है। आज सोशल इंजीनियरिंग के अंदर में अगर से आप समाज को देखो तो बहुत बड़े 4-5 वर्ग है यहाँ पर जी। कुनबी है, तेली है, माली है, मुस्लिम है जी, अपने हमारे बौद्धिस्ट भाई हैं जी। आप इन समाजों के बड़े वर्गों से जब आप चर्चा करते हो तो इसके अंदर में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जी जिसने 100% नितिन गडकरी को वोट किया। हाँ। जिसने 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुनबी समाज ने बड़े पैमाने पे गडकरी को वोट दिया जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कुनबी समाज का एक बड़ा वर्ग पश्चिम नागपुर में रहता है, पश्चिम नागपुर के अंदर में कांग्रेस को लीड है। अच्छा, तो फिर बाकी गडकरी की इतना वोट फिर कैसा बढ़ा? नहीं, देखिए गडकरी साहब तो जिस दिन चुनाव लड़ना शुरू किए थे उस टाइम पे बोले थे हम प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है कि वो मजबूरन बब्बू होटल चौक के ऊपर में, मोमिनपुरा चौक के ऊपर में उनको कुर्सी लगा के बैठना पड़ा। सही है। नितिन गडकरी साहब बोले मैं प्रचार के लिए न किसी को पान खिलाऊंगा, न किसी को नाश्ता कराऊंगा, न किसी को हाथ दिलाऊंगा। तो उन्होंने, लेकिन ऐसा था कि अच्छा, ये पहला चुनाव था जब गडकरी साहब की पूरी फैमिली को उतरना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके बेटे, सबको चुनाव में उतरना पड़ा। ये आखाड़ी का राहुल गांधी का डर था या क्या था? देखिए ऐसा है कि जनता ने उनके 10 साल के कार्यकाल को पूरी तरीके से नकार दिया जी। हमारे गडकरी साहब विकास 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 की बात करते हैं, तो विकास के नाम पर उन्होंने क्या किया? पूरे नागपुर शहर को, क्या महाराष्ट्र को सीमेंट से ढक दिया। बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को जिधर लाइन में फ़ायदा दिखता है उस लाइन पे ज़्यादा चलता है। हाँ। और हमको लगता है कि ये बहुत सेवा भाव का काम है। हाँ। जबकि उसमें अंदर कमीशन के क्या काम है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो तो अब क्या उस पर। दूसरी बात मेरा उसमें मानना है कि आम नागरिक क्या चाहता है। यानी ये बहुत कहावत है ना कि घर में नहीं खाने को अम्मा चली पूरियाँ पकाने को। आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है? आज मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं अगर से आपके हाथ में, मैं अगर दुबई शिफ्ट हो जाऊं जॉब पे, सर्विस पे या किसी बिजनेस के सिलसिले में, और आपको एक भाई के नाते मैं बोलूं कि मेरे परिवार को आप संभालिए, मैं आपको 1 लाख रुपए महीना भेज रहा हूं, आप मेरा वो उस 1 लाख रुपए का उपयोग करते हैं, घर के अंदर 55 इंची का टीवी लगा देते हैं, 2.5 टन का एसी लगा देते हैं, सामने में एक इलेक्ट्रिक का बाइक खड़े कर देते हैं, मेरा बेटा वहां से बोलता है पापा खाना नहीं आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ अरे क्या बात कर रहे हैं, मिसाल बहुत अच्छी दी, लेकिन आपने क्या बात कर रहे हैं आप, तो आपका बेटा तो एसी में खेल रहा है, 55 इंच की टीवी देख रहा है, अरे खाने को कौन देगा? बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। आज भारतीय जनता पार्टी का विकास भी ऐसा ही है कि हमारी आमदनी का 1 रुपया नहीं बढ़ा और हमको टैक्सेस के रूप में 100 रुपये बढ़ा दिए। बहुत ज़्यादा महंगाई से त्रस्त आकर जो आदमी अपने 8,000 आपने महंगाई और इसका बात की, तो जावेद भाई अभी एनसीपी का क्या रोल रहेगा नागपुर में जब अभी प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर लगने शुरू होंगे? तो हो चुके हैं, मतलब होंगे क्या अभी तक? लेकिन एनसीपी की तरफ से कोई आंदोलन, कोई अपोजिशन, कोई उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। जस्ट चुनाव खत्म हुए हैं। हाँ, सरकारें जब आएगी इसके पहले के मैंडेट के अंदर में अपोजिशन की आवाज़ को कहीं तो भी दबा दिया जाता था। तो लेकिन ये तो स्टेट का मामला है ना, ये अभी स्टेट के अंदर में भी अभी हम ये वाला मूवमेंट छेड़ेंगे ना। अभी इन्होंने पूरी तरीके से
हो गया ना, 2 जोन तो चालू कर दिए ना इन्होंने, चालू कर दिया है और ये इलेक्शन पीरियड अभी निकल गया, इसके बाद ये आंदोलन तेज होगा। हम वो कानून या वो चीज़ें लागू होने नहीं देंगे, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भूमिका रहेगी। नागपुर में एनसीपी की ज़मीन का क्या मुस्तकबिल रहेगा? बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। आज नागपुर के अंदर में भी महाविकास आघाड़ी जो बनी है, ये पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को महानगर पालिका से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो आने वाले वक्त में नागपुर से एनसीपी का कोई विधायक भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, देखने मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जावेद हबीब साहब एनसीपी शरद पवार गुट से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे और वो उनसे हम चर्चा कर रहे थे मौजूदा वक्त के चुनाव सिनेरियो के ऊपर में, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही थी। इस चर्चा को हम यहीं इख्तिताम देते हैं और आगे इंशाअल्लाह आपके सामने फिर किसी एक नए प्रवक्ता या पत्रकार के साथ में हाजिर होंगे, उनके विचार आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक का बटन दबाएंगे वीडियो जो है यूट्यूब की तरफ से भी और ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाया जाएगा। तो लिहाजा आपसे हमें इतना सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए कम से कम साथ दें, प्रमोट करने के लिए हेल्प करें। और अगर आप अपने किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो हमारे 3 यूट्यूब चैनल है, एक मैट्रिमोनी सर्विसेज का है, एक न्यूज़ का है और एक मेडिकल का है। तो आप अपने बिजनेस का प्रमोशनल एक्टिविटी भी हमारे साथ में है तो कर सकते हैं। और आगे की जानकारी के लिए आपको दिए गए नंबर जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं, इंटरव्यू देने के लिए बात कर सकते हैं, विज्ञापन देने के लिए बात कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में हमेशा से कहते आ रहा हूँ, जब से चुनाव पे हम लोग बात कर रहे हैं, चुनाव ख़त्म, दुश्मनी ख़त्म, पड़ोसी से मोहब्बत वापस करो, दोस्त से जो दिल में खलिश थी वो ख़त्म करो, दोस्तों से मिलो जुलो, आपसी रिश्तेदारों से मिलो जुलो, आपस के व्यवहार को वापस से प्यार मोहब्बत से बिल्ड करो। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में आपके ऊपर में सबसे बड़ा फ़र्ज़ जो आयत किया है वो पड़ोसी का फ़र्ज़ है। और पड़ोसी का फ़र्ज़ सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर कौम, हर मज़हब व मिल्लत के मानने वालों के लिए है। तो लिहाजा इस वीडियो को हर एक देखे, हर एक आगे बढ़ाए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जावेद हबीब साहब से बार बार हम लोग मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। वो जब भी अपना कीमती वक्त देंगे हम आपके सामने उनको लाते रहेंगे, ताकि माइनॉरिटी की एक आवाज़ में भी जो घुटन है उस घुटन से भी बाहर निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए उसके लिए। इंशाअल्लाह जब भी आप वक्त देंगे हम आपको अपना स्टूडियो बुलाते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे। दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।